अखिलेश यादव पहुंचे कुंभ नगरी और हनुमान मंदिर में किए दर्शन। साथ ही साथ संतों से लिया आशीर्वाद। आज कुंभ मेले का 18वां दिन है और कुंभ मेले के 18वें दिन सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचे कुंभ नगरी। यहां पर उन्होंने हनुमान मंदिर के दर्शन किए, संतों से आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ जो श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं, इस वक्त के जो हालात बने हुए हैं व्यवस्थाओं को लेकर, उसका जायजा लेते हुए बातचीत भी की। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, हनुमान मंदिर में आशीर्वाद ले रहे हैं। आज आस्था की नगरी पे पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। आज जैसे ही यह खबर पहुंची कुंभ नगरी में कि सूबे के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आनंद फानन में अधिकारी में हड़कंप मच गया। व्यवस्थाओं को लेकर जो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से कुछ खामियां नजर आ रही थी, उसे दुरुस्त करने में लग गए अधिकारी। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हनुमान मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। बातचीत के मायनों को समझा जाए तो साफ तौर से वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा को लेकर, कानून को लेकर, श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर, उसका जायजा लिया सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। आप देख रहे हैं समाचार प्लस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे आस्था की नगरी कुंभ नगरी में, जहां पर उन्होंने बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन किए, आरती की, पुष्प अर्पित करते हुए भगवान का आशीर्वाद लिया। इससे पहले अधिकारियों में हड़कंप मच गया था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और वहां पर जो कुछ खामियां हैं उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से बातचीत भी की और श्रद्धालुओं को क्या समस्याएं हो रही हैं और जो सुविधाएं मिल रही हैं उसको लेकर वो कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं, इसको लेकर भी जायजा लिया सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं रोज की तरह समाचार प्लस संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ, आज सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचे तो यकीनन हालात बदले होंगे, अधिकारियों में बेचैनी भी बड़ी होगी। क्या तस्वीर निकलकर सामने आई और कुंभ नगरी में क्या तस्वीरें उभर कर सामने आई? जी दिव्यांश, मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव यहाँ पे विधायक जी हैं, उनके बेटे की शादी में आए हुए थे जी। अखिलेश यादव कुंभ का दौरा करने आए। पहले तो उन्होंने संगम पे अभी दौरा नहीं किया, वो यहाँ से 11 नंबर और सेक्टर 10 नंबर वहां गए और दौरा करके वो यहाँ से चले गए। लेकिन उनको बाद में लगा कि उनका एक चीज यहाँ पर छूट रहा है, बड़े हनुमान मंदिर जी के उन्होंने दर्शन नहीं किए। शायद हो सकता है बड़े हनुमान मंदिर जी का दर्शन करना वो भूल गए थे, या उनको बाद में ये बात का एहसास हुआ होगा कि कुंभ आने पर बड़े हनुमान मंदिर जी के दर्शन करिए तो हो सकता है दर्शन पूरे न हो। उसके बाद वो दर्शन करने और बड़े हनुमान मंदिर जी का आशीर्वाद लिया। आनंद सौरभ से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि आज सूबे के मुख्यमंत्री जब कुंभ नगरी पहुंचे तो वहां पर उन्होंने कुंभ नगरी का दौरा तो किया, लेकिन उसके बाद बड़े हनुमान मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दें कि हनुमान मंदिर का अपना खासा धार्मिक महत्व है। जो भी श्रद्धालु कुंभ नगरी आता है वह हनुमान मंदिर जाकर भगवान से आशीर्वाद जरूर लेता है। और सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आज हनुमान मंदिर आए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती की और पुष्पों के साथ भगवान से आशीर्वाद लिया। एक बार हम फिर से रुक करेंगे सौरभ का। सौरभ, हम बात कर रहे थे सूबे के मुख्यमंत्री के दौरे का
क्या कुछ निकलकर सामने आया? दिव्यांश, मेरे साथ इस समय हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर, जो लेटे हनुमान जी मंदिर बोलते हैं, बड़े हनुमान मंदिर बोलते हैं, उनके उत्तराधिकारी महंत आनंद गिरी जी हमारे साथ हैं। आनंद गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं, आज जो अखिलेश यादव जी का दौरा रहा वो 2 चरणों में रहा। एक तो वो दौरा करके यहाँ से चलते बने थे, बाद में वो फिर से आए। कहीं हो सकता है कि बड़े हनुमान मंदिर जी उनके आशीर्वाद नहीं लिए, आपके आशीर्वाद नहीं लिए, ये तो नहीं रहा? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, और न हमारे संज्ञान में कोई बात थी कि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं या आएंगे। ये था कि वो शहर में आने वाले हैं और हो सकता है कि वो कुंभ का दौरा करें, उस दौरान मंदिर भी आए। तो अचानक बाद में डीएम साहब का संदेश आया और वायरलेस के द्वारा पुलिस वालों ने सूचित किया कि सीएम साहब हनुमान जी मंदिर आना चाहते हैं। वो आए और हमने स्वागत किया हनुमान जी की, उनके द्वारा आरती उतारी गई, हनुमान जी का दर्शन किया और सकुशल मेला संपन्न हो और सकुशल प्रदेश की जनता रहे, राज्य सरकार ठीक से चले, इसका आशीर्वाद मांगा और बड़े सरलता पर वापस चले गए। महंत जी, आपका ये मेले की अवस्थाओं को लेकर के भी काफी बातें हुई होंगी। अखिलेश जी आप बहुत देर तक रूबरू हुए थे, तो आपने को डाला और किस किस बातों पर हुआ कि 10 मार्च तक अभी मेला चलना है, तो और किस बिंदुओं पे बातचीत हुई? देखिए, वैसे किसी प्रकार की कोई विशेष चर्चा हमारी नहीं हो पाई क्योंकि समय कम था, परंतु इतना उन्होंने जरूर कहा कि आप मेले का ध्यान रखें, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मेले में कोई किसी प्रकार का विघ्न ना आए, अगर कोई छोटी मोटी त्रुटि हो तो वो भी दूर हो जाए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम राज्य सरकार के साथ साथ में कुंभ में आने वाले महात्माओं की सेवा कर सके और सबको सुविधाएं के साथ साथ में उनका सबका ख्याल रखे, ध्यान रख सके। इसी का आशीर्वाद हमने दिया और इसी प्रकार से वो यहाँ से गए। दिव्यांश, मैं आपको बताऊं कि यहाँ अखिलेश यादव के आने पे हड़कंप पूरी तरीके से मचा रहा, पुलिस प्रशासन में पूरी तरीके से हड़कंप मचा रहा और लाल बत्ती नीली बत्ती यहाँ पर दौड़ती नजर आई। लेकिन विशेष बात यह है कि बड़े हनुमान मंदिर पर आकर के उन्होंने दर्शन किया और बहुत देर तक यहाँ पर रुके हुए थे। पूरे विश्व में केवल यहीं पर एक हनुमान जी है जो यहाँ पे लेटे हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर है और उन्होंने यहाँ के आशीर्वाद लिया और फिर यहाँ से अखिलेश यादव वापस गए। वाकई में सौरभ, समाचार प्लस पर इससे पहले भी हनुमान मंदिर की जो विशेष धार्मिक आस्था है लोगों में, उसको हम पहले भी दिखा चुके हैं। जनता क्या सोचती है, श्रद्धालु क्या सोचते हैं मंदिर को लेकर, जो धार्मिक आस्था और भावना जुड़ी हुई है, उससे हम दर्शकों को पहले भी वाकिफ करा चुके हैं, तस्वीरें दिखा चुके हैं। लेकिन अगर आज की हम बात करें सौरभ, हम लगातार एक सवाल बार बार समाचार प्लस के मन से उठा रहे थे कि कुछ अव्यवस्थाएं अभी भी मौजूद है, कुछ खामियां अभी भी मौजूद है, जिसको लेकर प्रशासन सजग नजर नहीं आ रहा है। क्या माना जाए कि आज जब मुख्यमंत्री ने दौरा किया है तो स्थिति कुछ बदलती हुई नजर आएगी या फिर अभी भी जस की तस स्थिति वही बरकरार है, जिसके मद्देनजर श्रद्धालुओं को और आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? दिव्यांश, मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सबसे बड़ी खामियां यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रशासन की भी हिलावाली यहाँ पर देखने को लगातार मिलती रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि एक तो गंगा पोल्यूशन, जो गंगा को पोल्यूशन से मुक्त कराया जाए, उसपे बहुत यहाँ पर लगातार यहाँ पे काम हो रहा है और लगातार उसके लिए भी जो है पुलिस प्रशासन को हम दोषी ठहरा सकते हैं। वहीं बताया कि आनंद गिरी जी हमारे साथ जो मौजूद है यहाँ पर, ये गंगा पोल्यूशन, गंगा बचाव के लिए काफी ये यहाँ पर एक काम कर रहे हैं और ये लगातार यहाँ पर अभी एक इन्होंने कैंप भी लगाया था, जिसके लिए इन्होंने पूरे विश्व में यहाँ पर एक कैंप लगा करके यहाँ पेड़ भेजा था और जगहों पर पेड़ भी यहाँ भेजे थे कि लोग यहाँ पर अपने पेड़ पौधे लगाएं और यहाँ पर ऑक्सीजन की लगातार कमी देखने को मिल रहा था, उसके लिए भी इन्होंने काफी काम किया। उसके लिए भी इन्होंने शासन स्तर पर काफी बातें चल रही हैं, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बातें चली हैं। मैं आनंद गिरी जी से भी जानने की कोशिश करूंगा कि गंगा बचाओ आंदोलन में आप एक अहम भूमिका आपकी रही है, उस सिलसिले में आपकी क्या एक सकारात्मक क्या बातें हुई? देखिए, लोग कहते हैं, मीडिया के द्वारा बात आती है कि आपने गंगा पे काफी काम किया, लेकिन मैं मानता हूं कि भाई गंगा पे मैं कुछ काम नहीं कर पाया हूं और कोई भी व्यक्ति गंगा पे भी काम नहीं कर पाया। अगर गंगा पे काम होता तो गंगा इस प्रकार से प्रदूषित नहीं होती, गंगा में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, गंगा के जल स्तर में इस प्रकार का प्रदूषण नहीं दिखने को मिलता। गंगा इस समय अपने सबसे निकृष्ट, जो सबसे निचला स्तर है, वहां गंगा पहुंची हुई है। गंगा में न ऑक्सीजन की मात्रा है, न गंगा में पोल्यूशन कम हो रहा है और न ही गंगा का पानी दिन दिन पवित्र शुद्ध होता जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं प्रशासन के साथ साथ में आम जनमानस की भी नाकामियां सामने आ रही है। आम जनमानस भी ये जान रहा है कि गंगा की उन्हें जरूरत नहीं है, शायद इसीलिए गंगा की दुर्दशा हो रही है। हर शहर का नाला, हर फैक्ट्री का पानी गंगा में गिर रहा है और लगातार प्रयास जारी है कि हम कैसे जनता को जागरूक करें, कैसे पोल्यूशन कम करें, कैसे पॉलिथीन का प्रयोग बंद कराएं, कैसे गंगा के अंदर गिरते नालों को रोकें। परंतु एक आवाज उठनी चाहिए हर स्तर पे, उसकी अभी कमी देखने को मिल रही है। उसी का कारण है कि गंगा की यह स्थिति हमारे सामने है। हम भगवती गंगा से प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें ऐसी शक्ति दे कि हम इस काम में सफल हो पाएं और आपकी पवित्रता के लिए शासन से लड़ सके
और शासन से का, क्योंकि शासन तो बहरे व्यक्ति की तरह होता है। जब तक बहुत जोर से चिल्ला करके कोई ना कहे, हजारों लाखों की संख्या में जब तक गंगा भक्त एकत्रित नहीं होंगे, तब तक गंगा के लिए शायद कुछ काम हो पाए। महन जी, जब गंगा ही नहीं रहेगी, संगम नहीं रहेगा, तो काहे का कुंभ लगेगा, कहाँ कुंभ लगेगा? बिल्कुल निश्चित आप सही कह रहे हैं, गंगा नहीं रहेगी तो कुंभ का कोई औचित्य नहीं है। और कुंभ के साथ साथ मैं कह दूं, किसी भी स्नान का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि गंगा का जल ही स्नान कराता है, गंगा का जल ही व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से धर्म से जोड़ता है। तो गंगा के लिए हम हर हाल से लड़ते रहेंगे और गंगा के लिए एक बहुत बड़े जन संगठन की आवश्यकता है। जनता समूह के रूप में गंगा के लिए एकत्रित हो और राइट टू रिजेक्ट के साथ साथ में ये कोशिश करें कि हम किसी सांसद को ही ना चुने या किसी नेता को ही ना चुने। इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तब जाकर के गंगा पे आने वाला विश्व बैंक का पैसा गंगा पे लग सकता है। तब जाकर के राजीव गांधी ने कोई सपना कभी देखा था कि गंगा एक्शन प्लान परिवार के द्वारा, गंगा एक्शन प्लान के द्वारा हम गंगा के अंदर गिरते नालों को रोक सके, तब जाके कोई सफलता हो सकती है। आज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कितने ही ऐसे फैसले दे चुका है, जिन फैसलों को दरकिनार करते हुए सरकारें लगातार उसकी अवहेलना कर रही है और उसका सीधा असर हमें देखने को मिलता है। जितने भी टीसीबी प्लांट बने हैं, जिसे ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, वो प्लांट का पानी सीधा गंगा में जा रहा है और साथ ही साथ जितनी टेंडरियां हैं, जितनी मशीनरियां हैं, जितने शहरों का गंदा पानी है, वो गंगा में जा रहा है। उसे रोकने की कोई योजना नहीं बन पा रही है। जब तक जनता नहीं चाहेगी, सरकार में प्रेशर नहीं बनेगा, दबाव नहीं बनेगा, आंदोलन नहीं होगा गंगा के लिए, तब तक गंगा शायद ही से पवित्र हो पाए। और इसके लिए प्रत्येक आम व्यक्ति इसका जिम्मेदार है। महात्मा भी है, साथ जी हाँ, महंत जी हमें बता रहे थे कि किस तरह से गंगा को स्वच्छ रखने के लिए और साथ ही साथ अविरल धारा के लिए और जो लगातार प्रदूषण फैल रहा है उसे रोकने के लिए क्या क्या कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी, सख्त कदम उठाने होंगे, कारगर कदम उठाने होंगे। उसी के बाद गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने का जो सपना देखा गया है, बैठकें जो होती हैं, बयान सामने आते हैं, बोर्ड भी बनाया गया है गंगा में प्रदूषण को कम करने के लिए, रोकने के लिए, लेकिन बावजूद इसके वो क्या वजह है जिसके तहत गंगा लगातार मैली होती जा रही है। एक तरफ इलाहाबाद में कुंभ नगरी में श्रद्धालु जो दूर दूर से आ रहे हैं, वो गंगा मैया की गोद में समाकर डुबकी लगाते हैं जय गंगा मैया की आवाज के साथ, लेकिन वही गंगा मैया, उसकी जो चादर है वो मैली होती जा रही है। एक बार फिर से रुक करेंगे सौरभ का। सौरभ, एक बात हम समझना चाहेंगे, बैठकें होती हैं, बोर्ड बनाए जाते हैं, साथ ही साथ राजनीतिक स्तर पर भी खूब बयानबाजी होती है, जनता को एक साथ आना चाहिए, लेकिन आप क्या वजह मानते हैं, जरा महंत जी से पूछिए कि अभी भी गंगा की हालत जस की तस बरकरार है। केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम आंकड़ों की बात करते हैं, ऑक्सीजन मात्रा बात करते हैं, हर लिहाज से गंगा मैया किसी भी देखा जाए तो प्रदूषित नजर आती है। कदम उठाए जाते हैं फिर भी कुछ नहीं होता, कब तक? जी बिल्कुल दिव्यांश, मैं महन जी से ही जानने की कोशिश करूंगा। महन जी चूंकि बड़े हनुमान मंदिर जी के यहाँ उत्तराधिकारी हैं और लगातार वो यहाँ पर संगम के एकदम संगम से महंत जी यहाँ पर रहते हैं, 24 घंटे यहाँ पर काम भी करते हैं। गंगा की अविरलता को बनाए रखने के लिए लगातार वो काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और संगम के तट पर ही वो दिन रात अपने गुजारते हैं। तो मैं महन जी से ही जानने की कोशिश करूंगा। वाकई में महन जी बताइए कि जब आखिर क्या बहुत बैठकें होती हैं, योजनाएं आती हैं, फंड्स आते हैं, मतलब आखिर ऐसी क्या दिक्कतें आती हैं, किसके कहां से, किस पॉइंट से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो मतलब फंड यहाँ पर रेस तो होते हैं लेकिन फंड वहां पर लग नहीं पाता है। गंगा की अविरलता बनाए रखने की आखिर क्या प्रॉब्लम आती है? और बार कहना चाहूंगा, जो 12 साल में एक बार कुंभ, 6 साल में अर्ध कुंभ, जो जब गंगा जी नहीं रहेंगी, संगम ही नहीं रहेगा, कैसे लगेगा कुंभ? क्या मतलब आगे की क्या रणनीति तय हो पाएगी? मुझे लगता है कि गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कमेटी बनी हुई, जिसके निर्देश में गंगा के ऊपर सारा पैसा खर्च होता है, वो पैसा पूरा का पूरा ब्लैक में कागजों के ऊपर खर्च होता है, कागजों के द्वारा खा लिया जाता है। अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक साल में 365 दिन में एक भी दिन नहीं मिलता है जिस दिन वो मीटिंग करके गंगा से अवगत हो सके। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आपके समाचार प्लस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, गंगा को राष्ट्र नदी बनाया गया, परंतु गंगा को राष्ट्र नदी बनाते वक्त भी प्रधानमंत्री ने ये जरूरत नहीं समझी कि मैं इस काम को गंगा के तट पे जाके माँ से कह करके माँ को कहूँ कि माँ आप हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं। ये भी प्रधानमंत्री ने अपने बंद कमरे में किया। और वही वजह है कि जो 20 मेंबर की कमेटी राजीव गांधी जी ने जो बनाई थी, वो आज कहीं न कहीं से एकदम निष्क्रिय है और वो पैसे खाने में पूर्ण सहभागिता निभाती है। और आम जनमानस का कोई व्यक्ति, गंगा को चाहिए फुल टाइम 24/7 डेज का व्यक्ति जो गंगा पे काम कर सके,
गंगा का एक एक पैसा जिले के माध्यम से, जिले स्तर के माध्यम से कमेटियां बना के बांटा जाना चाहिए। हर शहर पे काम करना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। उसी वजह से गंगा की स्थिति है। और जब तक ये कमेटी इंडिविजुअल, चाहे तो कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, चाहे सेना का ब्रिगेडियर रिटायर्ड अधिकारी हो, या कोई भी जो बड़ा अधिकारी है जिसने बड़े नेतृत्व को संभाला है, देश के लिए काम किया है, उस व्यक्ति को जब तक कमान न दी जाए और जब तक 20 वो लोग न चुने जाए जो गंगा के तट पे रहने वाले हैं, गंगा से प्रेम करने वाले हैं, तब तक गंगा पे आने वाला